अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात में तात्तुल के बाद अब एक अहम पेशरफ्त की खबर सामने आ रही है और अमेरिका की जानिब से पहला प्रपोजल मुस्तरद किए जाने के बाद अब ईरान ने एक नया प्रपोजल पेश कर दिया है और इतलात के मुताबिक अमेरिका ने पहले प्रपोजल पर जो एतराज़ात उठाए थे उन एतराज़ात के बाद एक रिवाइज प्रपोजल ईरान ने अमेरिका को भेजा है। मगर अमेरिकी सदर ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो जंगबंदी से मुताल्लिक ईरान की नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान डील करना चाहता है लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूँ। हम आपको एक दफ़ा फिर बता दें नाज़रीन कि आज खबर आई कि कल के दिन जुमेरात के दिन ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका को रिवाइज प्रपोजल भेज दिया है। वो खबर आते ही इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें गिरी, WTI क्रूड $100 से नीचे गया। लेकिन अब से कुछ देर पहले सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये वाज़े कर दिया है कि ईरान की तरफ से जो नया प्रपोजल मौसूल हुआ है वो उससे मुतमईन नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान डील करना चाहता है लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूँ। ईरान की क़यादत बहुत बिखरी हुई है, 2 से 3 ग्रुप्स हैं, शायद 4 ग्रुप्स हों। सदर ट्रंप ने 60 दिन की वॉर पावर्स डेडलाइन को भी गैर आईनी करार दिया। We're dealing with Iran, as you know, it's a very disjointed, unfriendly leadership, unfriendly to each other. They're not getting along. They're very, very confused. But we just had a conversation with Iran. Let's see what happens. But I would say that I am not happy. At this moment, I'm not satisfied with what they're doing. इससे पहले नाज़रीन अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया था कि सीनियर ईरानी सिफारती ज़राए ने बताया है कि ईरानी हुकूमत ने कल पाकिस्तानी सालिसों को एक नया प्रपोजल पेश कर दिया है। ईरान का सरकारी मीडिया भी यही रिपोर्ट कर रहा है कि कल शाम को ईरान ने नए प्रपोजल का मसवदा पाकिस्तान के हवाले कर दिया था, जबकि अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के नुमाइंदे बाराक रवीद ने एक्स पर लिखा कि एक इलाकाई सोर्स के मुताबिक ईरान ने जुमेरात को प्रपोजल में नई अमरीकी तरामीम पर पाकिस्तानी सालिसों के जरिए अमेरिका को अपना जवाब दे दिया है। ऐसे में अमरीकी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस की तर्जुमान एना केली ने तो ये कहा था कि नया प्रपोजल पेश करने की रिपोर्ट पर बराह रास्त तबसरा करने से हम इनकार करते हैं क्योंकि हम निजी सिफारती गुफ्तगू की तफसीलात जाहिर नहीं करते हैं। लेकिन सदर ट्रंप ने खुद अभी मीडिया से बात करते हुए ये कह दिया है कि जो ईरान का नया प्रपोजल उन्हें मिला है वो उससे मुतमईन नहीं है। साथ में ये भी कह दिया है कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता है। सदर ट्रंप बार बार इस मौक़िफ़ को दोहरा रहे हैं जिससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि ईरान अभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि किसी भी तरीके से वो न्यूक्लियर हथियार या फिर जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट का ऑप्शन है उससे दस्तबरदार हो जाएगा। इसके अलावा ट्रंप ने एक बार फिर ये भी कहा कि उस वक्त तक कोई मुआहदा नहीं होगा जब तक कि ईरान इस बात पर इत्तफाक ना कर ले कि उसके पास कोई जौहरी हथियार नहीं होगा। जबकि आज ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ख़ित्ते के मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से बात की है जिसमें तुर्की, मिस्र, कतर, सऊदी अरब, इराक़ समेत अज़रबैजान के वज़राए ख़ारजा शामिल हैं। और ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने तमाम वज़राए ख़ारजा को जंग के खात्मे से मुताल्लिक ईरान के ताज़ा मौक़िफ़ और इक़दामात से आगाह किया है। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप मुसलसल ईरान पर बहरी नाकाबंदी बरकरार रखने का अज़म ज़ाहिर कर रहे हैं ताकि ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने के लिए दबाव डाला जा सके। और ट्रंप इंतज़ामिया नाकाबंदी को मज़ीद जारी रखने की तैयारी भी कर रही है। जबकि एक्सियोस के नुमाइंदे बाराक रवीद के मुताबिक 2 अमरीकी हुक्काम ने उन्हें बताया है कि कल सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रेट कूपर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ मुमकिना फौजी कार्रवाई के नए मंसूबों पर 45 मिनट तक ब्रीफिंग दी है। जिसके बाद ये खतरा भी पैदा हो रहा है कि आज जुम्मा है, मार्केट्स बंद हो जाएंगी। मार्केट्स बंद होने का मतलब है 2 दिन, और 2 दिन में कहीं अमेरिका कोई नई कार्रवाई तो नहीं कर देगा क्योंकि मुज़ाकरात में डेडलॉक आने के बाद ये इस बात का अंदेशा बढ़ रहा है कि डेडलॉक तोड़ने के लिए, मुज़ाकरात का डेडलॉक तोड़ने के लिए दोबारा कोई फौजी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में अमरीकी धमकियों और बहरी नाकाबंदी पर ईरान का सख्त मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने एक्स पर अमरीका का नक्शा शेयर करते हुए लिखा कि अगर आप अमरीका में 2 दीवारें बनाएं, एक न्यूयॉर्क सिटी से वेस्ट कोस्ट तक और दूसरी लॉस एंजल्स से ईस्ट कोस्ट तक, तो उन दोनों की कुल लंबाई 7,755 किलोमीटर होगी जो फिर भी ईरान की कुल सरहदों से तकरीबन 1000 किलोमीटर कम होगी। इतनी लंबी सरहदों वाले मुल्क की नाकाबंदी करने के लिए गुड लक। इस दौरान मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने तंज़िया तौर पर लिखा कि पीट हेगसेट की रहनुमाई के लिए 1 किलोमीटर का मतलब 0.62 मील होता है। जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मौसिनी ने कहा है कि अगर हमारी इज़्ज़त और वक़ार को ख़तरा लाहक हुआ तो हम उसके दिफा के लिए लड़ेंगे। ये हमारी कौम का मजबूत मौक़िफ़ है जो कि एक मुल्क गिर
मुहिम में नजर आता है। इस मुहिम में ईरान के चाहने वाले 3 करोड़ से जायद अफराद ने हिस्सा लिया है और इस मुहिम ने दुश्मन को हिलाकर रख दिया है। गुलाम हुसैन मोहसिनी के मुताबिक ईरान ने कभी मुज़ाकरात से मुंह नहीं मोड़ा। हमने हमेशा बातचीत का खैर मकदम किया, लेकिन सिर्फ उसी बातचीत का जो मंतक और अकल पर मबनी हो। हम दबाव या मुसल्लत करदा शराइत को कबूल नहीं करेंगे। ईरानी अदलिया के सरबराह ने मजीद कहा कि जो दुश्मन धमकी और जारियत के जरिए अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा है, वो मुज़ाकरात की मेज़ पर भी अपनी शराइत मुसल्लत नहीं कर सकेगा। ईरान अमरीकी और इसराइली जारियत और ईरानी अवाम के खिलाफ किए गए जंगी जराइम पर कानूनी और अदालती कार्रवाई को अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क बैनुल-अक़वामी सतह पर जारी रखेगा। जिम्मेदार अफराद के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा और उनसे हर्जाना वसूल किया जाएगा। इसी तरह ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमरीकी कांग्रेस में पेंटागन की तरफ से ईरान जंग में $25 अरब के नुकसानात के तखमीने पर रद्द-ए-अमल देते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि पेंटागन झूठ बोल रहा है। नेतन्याहू के जुए ने अब तक अमेरिका को बराह रास्त $100 अरब का नुकसान पहुंचाया है, जो पेंटागन के अंदाजे से 4 गुना ज़्यादा है और अमरीकी टैक्स पेयर्स के लिए इस जंग के इनडायरेक्ट अखराजात इससे कहीं ज़्यादा हैं। हर अमरीकी घराने पर माहाना बोझ $500 है और ये तेज़ी से बढ़ रहा है। इसराइल फर्स्ट का मतलब हमेशा अमरीका लास्ट होता है। इस सारी सूरत हाल में रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने कहा है कि उसने किसी भी मुमकिन कार्रवाई के पेश नज़र अपने फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिए हैं और अगर हमला हुआ तो ईरान वसी पैमाने पर जवाब देने का इरादा रखता है। 2 सीनियर ईरानी ज़राए के मुताबिक ईरान ने अंदाज़ा लगाया है कि अमेरिका की तरफ से एक मुख्तसर मगर शदीद हमला हो सकता है, जिसके बाद मुमकिन तौर पर इसराइल की तरफ से भी हमला किया जा सकता है और इसी बुनियाद पर ईरान की जानिब से यह तैयारी की गई है। ऐसे में ईरानी हुक्काम का बहरी नाकाबंदी से मुताल्लिक कहना है कि ईरान इसे बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। ताहम अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 5 दहाइयों से ईरानी हुकूमत अमरीका के माली दबाव से बचने के लिए चीन को तेल बेचकर जिंदा रही है और ईरान ने हमेशा अमरीकी फौजी ताकत का मुकाबला गोरिल्ला टैक्टिक्स से किया है। लेकिन तज्जियाकारों के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के साथ ईरान की यह हिकमत अमली शायद अपनी हद को पहुंच गई है। ईरान ने सोचा था कि फरवरी में जंग शुरू होने के बाद उसे बढ़तरी हासिल हो रही है और उसने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने वाले कमर्शियल जहाज़ों पर हमले किए, जिससे तिजारती आमदोरफ्त बंद हो गई और दुनिया की तेल और LNG सप्लाई का 20% हिस्सा मुतासिर हो गया। मगर फिर जंग शुरू होने के 6 हफ्ते बाद अमरीका ने ईरान की तमाम बंदरगाहों से शिपमेंट्स पर नाकाबंदी कर दी। इस इक़दाम ने ईरान के उन खुफिया बहरी जहाज़ों यानी शेडो फ्लीट के नेटवर्क्स को भी रोक दिया, जो बरसों से अमरीकी पाबंदियों को नज़रअंदाज करते हुए समंदर में अपनी शनाख्त छुपाकर चीन को तेल सप्लाई करते थे। लेकिन अब ये बड़े टैंकर अमेरिका के जंगी जहाज़ों की नाकाबंदी को तोड़ने में नाकाम हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के लिए मुतबादिल तिजारती रास्ते काफ़ी नहीं होंगे और वो अपना कुछ तेल ट्रेन के ज़रिए चीन भेजने की कोशिश कर रहा है और अपनी ज़रूरत के लिए खुराक सड़क के ज़रिए पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से इम्पोर्ट कर रहा है। ईरानी शिपिंग एसोसिएशन ने जुमेरात को ईरान की सिक्योरिटी सर्विसेज से मुंसलिक फारस न्यूज़ एजेंसी को बताया कि ईरान की सिर्फ 40% तिजारत को नाकाबंदी के रास्तों से डाइवर्ट किया जा सकता है। ऐसे में बढ़ते हुए बहरान के ख़तरे ने ईरान के सियासी निज़ाम को तकसीम कर दिया है, जिसमें एक तरफ सदर मसूद पेज़ेश्कियान जैसे एतदाल पसंद रहनुमा हैं तो दूसरी तरफ साबिक सदारती उम्मीदवार और ईरान के सबसे क़दामत पसंद धड़े के सरबराह सईद जलीली जैसे लोग हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक एतदाल पसंदों का ख्याल है कि तहम्मुल इख्तियार किया जाए और सदर ट्रंप के साथ एक फ़ायदेमंद मुआहदे के लिए मुज़ाकरात किए जाएँ। उन्हें खदशा भी है कि इब्तिदा में कौमी जज्बे के इजहार के बाद अब ईरानी अवाम इस तनाज़े की वजह से थक रहे हैं, जबकि हार्ड लाइनर्स का बढ़ता हुआ ग्रुप ये समझता है कि ईरान को फ़ौजी हमले में पहल करनी चाहिए और दोबारा मुसल्लह तसादुम शुरू कर देना चाहिए ताकि तेल की कीमतें बढ़ें और ट्रंप पर दबाव में मज़ीद इजाफा हो जाए। उनका कहना है कि ये नाकाबंदी इन पाबंदियों से भी आगे है जिनका ईरान पहले सामना कर चुका है और ये जंगी इक़दाम के मुतरादिफ है जिसका फ़ौजी जवाब ज़रूरी है। बर्लिन में कायम एक तहकीकाती इदारे के फ़ेलो हमीद रज़ा अजीज़ी के मुताबिक ईरान में अमरीकी नाकाबंदी को जंग का मुतबादिल नहीं बल्कि उसके एक मुख्तलिफ शक्ल के तौर पर देखा जा रहा है। नतीजतन ईरानी फ़ैसला साज जल्द ही इस नाकाबंदी को बर्दाश्त करने के मुकाबले में दोबारा जंग के आगाज़ को एक सस्ता ऑप्शन समझ सकते हैं। ईरानी हुक्काम का कहना है कि ईरान अब अपने पहले से गैर इस्तेमाल शुदा हथियार इस्तेमाल कर सकता है ताकि अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों पर हमला किया जा सके, जिनमें आबदोज़ें और बारूदी मवाद ले जाने वाली डॉल्फिन शामिल हैं। जबकि पासदारान इनकलाब ने यह धमकी भी दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में इंटरनेट केबल्स काट कर कशीदगी बढ़ा सकते हैं, जिससे आलमी इंटरनेट ट्रैफिक मुतासिर होगी। पासदारान इनकलाब से मुंसलिक तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने वाली ज़ेर-ए-आब
इंटरनेट केबल्स का एक नक्शा शाया किया था, जो एक गैर वाज़ेह धमकी के तौर पर देखा गया कि खित्ते के टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। इस सारी सूरत हाल में जंग को शुरू हुए 2 माह मुकम्मल हो गए हैं, ताहम तकरीबन 4 हफ्तों से आर्जी जंग बंदी भी बरकरार है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग को 60 दिन मुकम्मल होने की वजह से सदर ट्रंप को एक डेडलाइन का सामना है कि वो ईरान के साथ जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म करें या अमरीकी कांग्रेस के सामने इस जंग की तौसी का जवाब पेश करें। और इस हवाले से अमेरिका में एक नई बहस का आगाज़ हो गया है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सेनेट के अरकान ट्रंप इंतज़ामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि वो ये वाज़ेह करे कि ट्रंप इंतज़ामिया वॉर पावर्स एक्ट के तहत 60 दिन की मुद्दत को ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में कैसे देख रही है। इस बात की अहमियत यह है कि 60 दिन की डेडलाइन इस बात का तकाजा करती है कि अमरीकी सदर या तो कांग्रेस से तवील जंग की इजाज़त लेंगे या फिर फौजी कार्रवाई ख़त्म करेंगे। ईरान पर पहले हमले 28 फरवरी को हुए थे, जिसके मुताबिक इस जंग को 60 दिन पूरे हो गए हैं। लेकिन अमेरिका के वजीर दिफा पीट हेग्सेट ने सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ पेश किया और कहा कि जंगबंदी के दौरान क्योंकि जंग रुकी हुई है, इसलिए ये 60 दिन की डेडलाइन रुकी हुई है या मुअत्तिल हो सकती है। मगर डेमोक्रेट्स ने पीट हेग्सेट के इस मौक़िफ़ को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है और उनका कहना है कि जंगबंदी का मतलब है कि बॉम्ब नहीं गिर रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। अगर अमेरिकी फ़ौज को ईरान में जाने और आने वाली हर चीज़ की नाकाबंदी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये अब भी जंगी कार्रवाई ही है। एक्सियोस के मुताबिक दिलचस्प बात यह है कि ईरान से मुताल्लिक 60 दिन की बहस 2011 की लीबिया जंग के दौरान कांग्रेस और व्हाइट हाउस के दरमियान होने वाली कशमकश की याद दिलाती है। और उस वक्त जब 60 दिन की डेडलाइन करीब आई तो उस वक्त के सदर ओबामा ने मौक़िफ़ अपनाया था कि अमेरिका की जानिब से इंटेलिजेंस फराहम करना या इत्तेहादियों के लड़ाका तैयारों को फ्यूल करना अमेरिका के वॉर पावर्स एक्ट के तहत जंगी कार्रवाइयों के ज़मरे में नहीं आता। अहम बात यह है कि उस वक्त रिपब्लिकन्स ने इस बात पर सख्त एतराज़ किया था और उस वक्त रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर जॉन बॉयनर ने कहा था कि अमेरिका क़ज़्ज़ाफ़ी के मराकज़ पर बमबारी की कोशिश का हिस्सा है। मेरे ख्याल में ये कहना कि हम जंगी कार्रवाई का हिस्सा नहीं हैं, ये बात किसी भी लिहाज से काबिल कबूल नहीं है। जबकि CNN ने इस हवाले से लिखा कि व्हाइट हाउस दावा कर रहा है कि ईरान में जंग एक गैर मुय्यना मुद्दत की जंगबंदी के दरमियान ख़त्म हो चुकी है और ये मौक़िफ़ ट्रंप इंतज़ामिया को इस बात से बचा सकता है कि वो कांग्रेस से जंग के लिए मंजूरी तलब करें। अमरीकी कांग्रेस में दोनों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन कानून साज मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं कि जंग की मंजूरी के लिए कांग्रेस को एतमाद में लिया जाए, क्योंकि 1973 के वॉर पावर्स एक्ट के मुताबिक अगर फौजी कार्रवाई 60 दिन से ज़्यादा जारी रहती है तो कांग्रेस की इजाज़त ज़रूरी हो जाती है। जबकि रॉयटर्स ने इस हवाले से लिखा है कि इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि 60 दिन की डेडलाइन किसी तब्दीली के बगैर गुजर जाएगी और तनाज़ा इसी हालत में बरकरार रहेगा और जंग के ख़त्म होने का इम्कान इंतहाई कम है। इसके बजाय तज्ज़ियाकार और मुआवनीन ने कहा है कि उन्हें तवक्को है कि ट्रंप कांग्रेस को आगाह करेंगे कि वो 30 दिन की तौसी का इरादा रखते हैं या फिर वो डेडलाइन को ही नज़रअंदाज कर देंगे, क्योंकि अमरीकी कांग्रेस में शदीद तकसीम के बाइस वॉर पावर्स एक्ट भी गहरे सियासी इख्तिलाफ का शिकार हो चुका है, जहां अपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान कांग्रेस के आईनी हक को दोबारा बहाल करने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि रिपब्लिकन अरकान उल्टा डेमोक्रेट्स पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो वॉर पावर्स एक्ट को ट्रंप की पोजीशन को कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसे में अगर ईरान के साथ लड़ाई दोबारा शुरू हो जाती है तो ट्रंप अमरीकी कानून साजों को ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक और 60 दिन का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। और यही तरीका दोनों बड़ी के सदूर 1973 में वॉर पावर्स एक्ट मंजूर होने के बाद से बार बार इस्तेमाल करते आए हैं। यह कानून वियतनाम जंग के रद्द अमल में उस वक्त के सदर रिचर्ड निक्सन के वीटो को नज़रअंदाज करते हुए मंजूर किया गया था। और सदर ट्रंप ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस कानून को ही गैर आईनी करार दे दिया है। हमारे साथ वाशिंगटन से सहाफ़ी इदरीस अली मौजूद है। इदरीस, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। इदरीस, आप मुसलसल वॉर को कवर करते रहे हैं, व्हाइट हाउस को करीब से देखते रहे हैं, इस वक्त क्या माहौल है उधर? क्योंकि सदर ट्रंप ने तो अभी खबर आई थी थोड़ी देर पहले कि उन्हें प्रपोजल कल मिला, उसके बाद बैनुल अक़वामी मार्केट में हमने देखा तेल की कीमतें बड़ी तेज़ी से गिरी। सदर ट्रंप ने तो अभी कह दिया कि मैं मुतमईन नहीं हूँ। तो ये समझा जाए कि अभी प्रपोजल काउंटर प्रपोजल का सिलसिला चलेगा या इसको डेडलॉक समझा जाए इस तनाजुर में कि सदर ट्रंप को एक महदूद मिलिट्री ऑपरेशन की भी ब्रीफिंग दी गई है कल?
प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो ज़ाहिर हो रहा है इनकी बातों में, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो ईरान से खुश नहीं है। उनको ये नहीं लग रहा कि ईरान कभी भी एक प्रपोजल भेज पाएगा जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प और अमेरिका खुश हो। तो मेरे ख्याल से ये जो मिलिट्री ऑप्शन है, कोई पिछले घंटे में जो चंद मिनट में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बात की है, चांसेस मिलिट्री ऑपरेशन के शुरू होने के वापस भर गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प को कल ब्रीफिंग मिली, जो सेंटकॉम के कमांडर हैं, अपने टॉप यूएस जनरल डैन केन्स भी मिली है। उन्होंने ये भी बोला कि उनको दो ऑप्शन दी गई। एक ऑप्शन ये है कि पूरी ईरान की तबाही कर दें, और एक और ऑप्शन ये दिया गया है कि इस तरह से स्ट्राइक करें कि ईरान के ऊपर प्रेशर आए कि वो डील किसी ना किसी तरह तक पहुंचे। तो अब ये उन्होंने ये नहीं बताया कि किस ऑप्शन उन्होंने चूज़ किया, मगर मुझे ये लग रहा है कि जो मुज़ाकरात हैं उनका टाइम कम से कम हो जा रहा है और मिलिट्री ऑप्शन और मिलिट्री एक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं। और ये जो मिलिट्री ऑप्शन है, अब ज़ाहिर है एक तो पहले ये था कि शायद जंग इसलिए ख़त्म कर दे सदर ट्रम्प के तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। तेल की कीमतें तो सीज़ फायर के दौरान भी बहुत ज़्यादा रहीं, मगर एक दूसरा मसला जो अरब इत्तेहादियों पर बहुत ज़्यादा हमले हुए, ट्रम्प कहते थे मैंने सोचा नहीं था कि इतने हमले होंगे मगर हो गए। तो ये तो वाकई उस दोबारा पूरी खित्ते में दोबारा जंग के लिए सदर ट्रम्प तैयार हो सकते हैं। कि ये जो कोई 2 हफ्ते का जो सीज फायर रह चुका है ना, उसमें काफ़ी अमन आ चुकी है। जो गल्फ ममालिक हैं, ईरान के लिए अमरीकी जो बेसिस है, अमरीकी सोल्जर जो हैं, तो काफ़ी तौर पर एक पुरअमन पीस आ चुकी थी। मगर मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रम्प भूल रहे हैं, उनकी मेमोरी कभी कभार शॉर्ट होती है, कि जिस तरह से तबाही हो रही थी वो अगर वापस शुरू हो जाए तो वो बहुत मुश्किल होती है रोकनी। तो मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रम्प को पता है, उन्होंने देखा है कितनी तबाही हुई है, मगर वो काफ़ी जल्दी ये चीज़ें भूल जाते हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल से ये उनका मिलिट्री एडवाइजर्स जो पेंटागन में है, जो CIA में उनके एडवाइजर्स ने अब उनको ये समझाना है कि देखें एक दफ़ा ख़त्म हो जाए और फिर वापस शुरू करें, वापस रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। अब ये सवाल एक है जिसका हमें शायद जवाब नहीं पता कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ये समझ पाएंगे या नहीं। और ज़ाहिर जो नेवल ब्लॉकेड है उससे भी तेल की कीमतें तो बहुत बढ़ी, और अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। 55% अमरीकी समझते हैं कि उनके माली हालात बुरे हो रहे हैं, जो कि 25 साल की बदतरीन सतह है। सदर ट्रम्प की अपनी इकॉनमी के हवाले से अप्रूवल रेटिंग तारीख की कमतरीन सतह पर है, जिसके बारे में वो हमेशा बड़े सेंसिटिव रहे हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ट्रम्प को वहाँ पर? देखिए, थोड़ा सा फर्क पड़ा था जब तेल की कीमती $4 पर गैलन से ज़्यादा हुई, मगर उसके बाद हमने ये देखा कि जो अमरीकी पॉपुलेशन है वो सड़कों पे नहीं आई, जो प्रोटेस्ट है वो नहीं हुई। तो मेरे ख्याल से जो प्रेशर हमें लग रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प पे आएगा वो नहीं आया। अब देखिए, नवंबर में यूएस में मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, उसमें काफ़ी टाइम रहता है। तो मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रम्प और उनके जो पोलिटिकल एडवाइजर्स हैं ये सोच रहे हैं कि देखें, नवंबर में टाइम है, अमरीकी जो सोच है वो काफ़ी शॉर्ट टर्म होती है। तो अगर ये जंग 1-2 महीने भी और चले, पूरे जो समर में अगर चले, तो फिर अमरीकी पॉपुलेशन शायद भूल जाए जब तक नवंबर आए। मेरे ख्याल से देखें, कीमत अभी तो है $4 से काफ़ी बढ़ चुकी है पेट्रोल की, मगर अगर जंग ख़त्म भी हो जाए तो जो हमें एनालिस्ट ने बताया कि कीमत ऐसे और जो ऑयल प्रोडक्शन है वो इतनी जल्दी शुरू नहीं हो सकती। तो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। मेरे ख्याल से अभी पूरा इम्पैक्ट नहीं हुआ अमरीकी जो पॉपुलेशन है, और जितना ये लंबा चलेगा उतना ही उनको पेन होगा। और फिर शायद एक टाइम आए जिसपे इतना प्रेशर पड़े उन पे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प भी कहें कि देखें बहुत हो गया है, मैं जंग खत्म कर रहा हूं और अब मैं अमेरिका के ऊपर खुद फोकस करूंगा। बहुत शुक्रिया जी। चलिए, वाशिंगटन से हम गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। असलहे के हवाले से भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तानी मईशत और आवाम पर ईरान जंग के नुकसानात बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल मुसलसल महंगा हो रहा है, और कल पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये और डीजल की कीमत में 19 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है, यानी महंगाई मजीद होगी। अप्रैल में पहले ही महंगाई डबल डिजिट में जा चुकी है। मार्च में महंगाई 7.3% थी, जबकि अप्रैल में 10.9% रही। स्टेट बैंक शरह सूद को 1% से बढ़ाकर पहले ही 11.5% कर चुका है, जबकि अप्रैल में भी FBR अपना टैक्स हदफ हासिल नहीं कर सका है। और इस माली साल के 10 माह में FBR का टैक्स शॉर्टफॉल 683 अरब रुपए पर पहुंच गया है, वो भी रिवाइज टारगेट के मुताबिक। और इसीलिए हुकूमत FBR के शॉर्टफॉल को पेट्रोल और डीजल पर लेवी लगाकर पूरा कर रही है। हालांकि इस माली साल के इब्तिदाई 10 माह में हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर टारगेट से बेहतर पेट्रोलियम लेवी इकट्ठा किया है। हुकूमत का पूरे साल के लिए पेट्रोलियम लेवी का टारगेट 1468 अरब रुपए है। 10 माह में हुकूमत 1330 अरब रुपए का लेवी जमा कर चुकी है, यानी हर माह हुकूमत तकरीबन 130 अरब रुपए का लेवी जमा कर रही है। यानी इस रफ्तार से 1468 अरब रुपए के टारगेट के मुकाबले में हुकूमत तकरीबन 1600 अरब रुपए तक जमा कर सकती है। मगर इसके बावजूद FBR के शॉर्टफॉल और IMF के साथ तय किए गए प्राइमरी सरप्लस के टारगेट को पूरा करने के लिए हुकूमत पेट्रोलियम लेवी लगा रही है। हुकूमत ने IMF से पेट्रोल और डीजल पर 80 रुपए लेवी लगाने का वादा किया था। फिर बैनुल अक़वामी मार्केट में डीजल की कीमतें ज़्यादा बढ़ने की वजह से
डीजल पर लेवी को सिफर कर दिया और पेट्रोल पर लेवी को मजीद बढ़ा दिया। और अब शहबाज राणा की खबर के मुताबिक FBR के शॉर्टफॉल की वजह से IMF ने 53 रुपये लेवी लगाने का कहा और फिर हुकूमत ने IMF को इस बात पर मना लिया कि ये लेवी इकट्ठे नहीं बल्कि 2 फेजेस में लगाई जाएगी। इसलिए कल डीजल पर 29 रुपये की लेवी लगा दी गई और पेट्रोल पर लेवी 4 रुपये कम करके 103 रुपये 50 पैसे कर दी गई। जबकि नाज़रीन, दूसरी तरफ महंगा तेल इंपोर्ट करने की वजह से पाकिस्तान के एक्सटर्नल अकाउंट पर भी प्रेशर पड़ने का खतरा है। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, ओमान और कुवैत की मईशतें मुतासिर होने की वजह से वहाँ से आने वाली रेमिटेंसेज भी मुतासिर होने का खतरा है। महंगाई होने और शरह सूद बढ़ने की वजह से मुआशी तरक्की भी मुतासिर होगी। जबकि खुद स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपने एलामिये में लिखा है कि मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़ी की वजह से मैक्रो इकनॉमिक को दरपेश खतरात में इजाफा हो गया है। जबकि हालिया सर्वेस में मुल्क में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और बिजनेस कॉन्फिडेंस दोनों में गिरावट देखी गई है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, अहम खबरें आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले टीचर्स और लेबर डे के मौके पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का एक तहरीरी पैगाम सामने आया है और इस पैगाम में मुज्तबा खामनाई ने कहा है कि ईरान ने जंग में अपनी काबिल ज़िक्र सलाहियतों का सिर्फ एक हिस्सा दिखाया है और ईरान को चाहिए कि वो मुआशी जिहाद और सकाफती जिहाद के मरहले में भी दुश्मन को मायूस करे और शिकस्त दे। ये एक और तहरीरी बयान है जो मुज्तबा खामनाई की तरफ से सामने आया है। एक तरफ सदर ट्रंप ईरान के प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुज्तबा खामनाई का ये बयान सामने आया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद लबनान में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल में अहदाफ को निशाना बनाया तो इसराइल ने जनूबी लबनान में फ़ौज दाखिल कर दी और सरहदी इलाके पर कब्जा कर लिया। साथ ही इसराइल ने जनूबी लबनान को बेरूत से मिलाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर दिया। हैरानकुन तौर पर इस दौरान हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल को ऐसी मज़ाहिमत देखने को मिल रही है जो खुद इसराइल के अपने अंदाज़ों के बरखिलाफ़ थी और इसराइली फोर्सेस ने खुद ये तस्लीम किया कि हमने हिजबुल्लाह की ताकत और सलाहियत का अंदाज़ा गलत लगाया था। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि इस मरतबा हिजबुल्लाह शुमाली इसराइल और जनूबी लबनान में मौजूद इसराइली फ़ौजियों, उनके टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों पर गैर मामूली और महारत से ड्रोन हमले कर रही है और इसकी वाज़ेह वीडियोज़ भी जारी कर रही है। और ये सब इसराइल के लिए एक नया चैलेंज बन चुका है। और भी एक खबर सामने आई है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों की कामयाबी की वजह यह है कि वो रिवायती ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के बजाय फाइबर ऑप्टिक केबल्स से ऑपरेट होने वाले ड्रोन इस्तेमाल कर रही है जो इसराइली फोर्सेस के लिए तबाहकुन साबित हो रहे हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी लबनान और शुमाली इसराइल में मौजूद इसराइली फोर्सेस को हिजबुल्लाह की तरफ से एक नए खतरे का सामना है और यह खतरा हिजबुल्लाह के धमाका खेज ड्रोन्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बचने के लिए तैयार किए गए हैं। कई इसराइली फौजी हुकाम और एक मगरबी ओहदेदार ने बताया कि हालिया हफ्तों में हिजबुल्लाह तबाहकुन ड्रोन से हमले कर रही है और इसराइली फ़ौज अब तक ये समझने की कोशिश कर रही है कि इन ड्रोन से कैसे बचा जाए। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के ये ड्रोन रेडियो सिग्नल से नहीं बल्कि फाइबर ऑप्टिक तारों से कंट्रोल किए जाते हैं और ये तारें इतनी बारीक होती हैं कि आम आँख से नजर ही नहीं आती हैं। यही टेक्नोलॉजी यूक्रेन की जंग में काफ़ी अरसे से इस्तेमाल हो रही है। हिजबुल्लाह के ये ड्रोन्स कम्युनिकेशन जैमिंग और GPS की रुकावटों से महफूज रहते हैं जो इसराइल आम ड्रोन्स के खिलाफ इस्तेमाल करता है। साथ ही ये ड्रोन्स कम बुलंदी पर तेज़ी से परवाज भी कर सकते हैं माहिरीन के मुताबिक। इसी वजह से इन ड्रोन्स का सुराग लगाना और उन्हें निशाना बनाना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक इसराइली ओहदेदार और एक साबिक इसराइली सिक्योरिटी ओहदेदार के मुताबिक इसराइली फ़ौज इस नई हिकमत अमली के खिलाफ दिफा के लिए मुनासिब तौर पर तैयार नहीं थी, मगर ये कोई सरप्राइज़ भी नहीं है। इसराइल के साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के मुताबिक इसराइली फोर्सेस इस वक्त खुद से इन ड्रोन से डील कर रही हैं और दीगर तरीक़ों के साथ साथ ऐसे नेट्स यानी जाल भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनसे ड्रोन्स नहीं गुजर सकते और टारगेट तक नहीं पहुँच सकते। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक ऐसे मुल्क के लिए ये नामुमकिन मिशन नहीं है जो सैकड़ों मील दूर से आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है, मगर अगर इसराइल कोई मौसर हल तलाश नहीं कर सका तो जल्द ही इसराइल को अपनी सरहद के अंदर शहरी इलाकों में भी इन फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हालिया जंग में खित्ते के दीगर ममालिक पर हमलों के लिए ड्रोन्स पर बहुत ज़्यादा निसार किया है। इसके अलावा ईरान अपनी ये ड्रोन्स दीगर ममालिक को भी फराहम कर चुका है जिनमें रूस भी शामिल है। अब हिजबुल्लाह ड्रोन्स को तबाहकुन अंदाज में इस्तेमाल कर रही है जिनमें इसराइली फ़ौजियों की हलाकतें हो रही हैं और हिजबुल्लाह अपने ड्रोन हमलों की वीडियोज़ अपने टेलीग्राम अकाउंट पर जारी कर रही है। जुमेरात को हिजबुल्लाह से मुंसलिक एक टेलीग्राम अकाउंट पर जारी की गई एक वीडियो में दिखाया गया कि हिजबुल्लाह का एक अहलकार मल्टी रोटर ड्रोन चला रहा है। फिर ड्रोन के कैमरे की फुटेज दिखाई गई और आखिर में ये ड्रोन कुछ बख्तरबंद गाड़ियों के करीब पहुंचता है और उनमें से एक को तबाह कर देता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 3 हफ्तों से हिजबुल्लाह तकरीबन हर रोज़ ऐसी वीडियोज़ जारी कर रही है जिनमें
इसराइली अहदाफ पर ड्रोन हमले दिखाए जाते हैं। फिर जुमेरात को हिजबुल्लाह से मुंसलिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक तस्वीर शेयर की गई जिस पर लिखा हुआ था दी थ्रेड्स दैट शिफ्ट द इक्वेशन। ये जुमला बज़ाहिर फाइबर ऑप्टिक तारों से ऑपरेट होने वाले ड्रोन्स की तरफ इशारा था। साथ ही ये भी लिखा था कि एक बारीक तार जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को ख़तरे में डाल सकती है। हिजबुल्लाह के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया है कि यह टेक्नोलॉजी इसराइली हथियारों के मुकाबले में सस्ती है, लेकिन इससे मैदान जंग में इसराइली फ़ौजी आसान हदफ बन गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स हिजबुल्लाह के उन हथियारों के ज़ख़ीरे में इजाफा है जिनमें पहले ही रॉकेट्स और एंटी टैंक मिसाइल शामिल हैं, जो तवील अरसे से इसराइली फ़ौज और शुमाली इसराइल के लिए मसला बने हुए हैं। एक इसराइली फ़ौजी ओहदेदार के मुताबिक हिजबुल्लाह के फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स की परवाज़ की रेंज 15 से 20 किलोमीटर है और इसका मतलब है कि हिजबुल्लाह इन ड्रोन्स को उन इलाकों से भी लॉन्च कर सकती है जो जनूबी लबनान में इसराइली अफवाज के कब्ज़े में नहीं है, जबकि लबनान में सीज़ फायर के बावजूद भी इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी हैं जिनमें सिविलियन इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जबकि इसराइल का दावा है कि वो हिजबुल्लाह और उनसे जुड़े ठिकानों को निशाना बना रहा है। आज भी इसराइल ने दावा किया कि उसने लबनान में गुज़िश्ता रोज़ हिजबुल्लाह के 40 अहदाफ को निशाना बनाया है, जबकि अल जज़ीरा के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ के इसराइली हमलों के बाद जनूबी लबनान में एक बिल्डिंग से 5 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। इसके अलावा आज भी 2 अफराद इसराइली कार्रवाइयों का निशाना बने हैं, मगर सिर्फ लबनान में ही नहीं, इसराइल गज़ा में भी मुसलसल सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों को निशाना बना रहा है, लेकिन इसराइल यहाँ तक भी नहीं रुका है, बल्कि उसने गज़ा की समंदरी नाकाबंदी भी गैर कानूनी तरीके से जारी रखी हुई है और किसी को भी उसकी खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दे रहा है, यहाँ तक कि इमदादी सामान लाने के लिए भी नहीं। इंसानी हुकूक के कारकुनों और तंजीमों पर मुश्तमिल इमदादी सामान लाने वाले जहाज़ों और कश्तियों को भी गज़ा के करीब तक नहीं आने दिया जा रहा है। कुछ दिन से दर्जनों कश्तियों पर मुश्तमिल ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला इमदादी सामान लेकर गज़ा की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन कल सुबह इसराइल ने गज़ा के साहिल से 1000 किलोमीटर दूर बैनुल-अक़वामी पानियों में उसे रोक दिया और फिर 22 कश्तियों पर कब्जा कर लिया और उनमें सवार 175 अफराद को हिरासत में ले लिया। BBC की खबर के मुताबिक आज उन 175 अफराद में से 173 अफराद को रिहा कर दिया गया। इसराइली फोर्सेस ने जब स्मूथ फ्लोटेला पर हमला किया तो इस हमले की एक वीडियो भी सामने आई। बाद में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने स्मूथ फ्लोटेला को रोकने पर इसराइली नेवी को शाबाश दी और इस फ्लोटेला को हमास से जोड़ दिया और लिखा कि कोई भी जहाज़ और हमास का हामी हमारी सरजमीन तक नहीं पहुंच पाया और ना ही हमारी समंदरी हदूद तक पहुंच सका। उन्हें वापस मोड़ दिया गया है और वो अपने अपने मुल्क को लौट जाएंगे और वो गज़ा को सिर्फ यूट्यूब पर ही देख पाएंगे। स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइली नेवी के हमले के बाद स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने इसराइल पर कड़ी तनकीद करते हुए अपने बयान में कहा कि इसराइल अपनी समंदरी हदूद से बाहर सिविलियन स्मूथ फ्लोटेला पर हमला करके आलमी क़वानीन की एक बार फिर खिलाफवर्जी कर रहा है। यूरोपीय यूनियन को फौरी तौर पर इसराइल के साथ एसोसिएशन अग्रीमेंट मुअत्तल करना होगा और यह मुतालबा करना होगा कि नेतन्याहू हमारे समंदर के कानून की पासदारी करे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सवाल यह है कि अगर कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए तो क्या बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल और गैस की सप्लाई और कीमतों का मसला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा और कीमतें फ़ौरन जंग से पहले वाली सतह पर चली जाएंगी? क्योंकि इस वक्त दुनिया को महंगाई के साथ साथ तेल, गैस, खाद, यहाँ तक के सर्किट बोर्ड्स के रॉ मटेरियल की कमी का सामना है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक RBC ब्लू बे एसेट मैनेजमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मार्क डाउडिंग का कहना है कि अगर 1 महीने में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मसला हल ना हुआ तो पूरे यूरोप को रिसेशन का सामना करना पड़ सकता है। ईरान जंग की वजह से बरतानिया के रिटेलर्स ने सेल्स में 40 साल की बदतरीन गिरावट रिपोर्ट की है। हालिया गैलेप सर्वे के मुताबिक 55% अमरीकी ये समझते हैं कि उनके माली हालात मुसलसल बिगड़ रहे हैं और ये 25 साल की बदतरीन सतह है, क्योंकि ईरान जंग के बाद अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों ने अमेरिकी आवाम पर महंगाई के बोझ में इजाफा कर दिया है। न्यूजीलैंड में ईरान जंग की वजह से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस 3 साल की कमतरीन सतह पर पहुंच गया है, क्योंकि मईशत के स्लो डाउन होने का खदशा पैदा हो गया है। पाकिस्तान में महंगाई अप्रैल के महीने में डबल डिजिट में दाखिल हो चुकी है और 10.9% की सतह पर पहुंच चुकी है। मई में इसमें मजीद इजाफे का खदशा है। स्टेट बैंक ने शरह सूद पहले ही 1% बढ़ाकर 11.5% कर दी है और अगर अमेरिका और ईरान की डील ना हुई तो महंगाई और शरह सूद दोनों के बढ़ने और मुल्क की मुआशी तरक्की कम होने का खदशा मौजूद है। और इस सब में कमा कौन रहा है? दुनिया भर की तेल की कंपनियां। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक दुनिया की टॉप 100 ऑयल एंड गैस कंपनीज ने ईरान जंग शुरू होने के बाद हर घंटे में $30 मिलियन यानी $3 करोड़ इजाफी मुनाफा कमाया है हर घंटे में। और इन कंपनियों ने सिर्फ मार्च के महीने में $23 अरब का मुनाफा कमाया है। और कल जंग खत्म हो भी जाए तो भी तेल और गैस की कीमतें जंग से पहले वाली सतह पर आने में महीनों लग जाएंगे और अगर कीमतें $100 फी बैरल पर रही तो ये कंपनियां साल के आखिर तक $234 अरब का मुनाफा कमा लेंगी और यह पैसा निकलेगा दुनिया भर की आवाम की जेब से।
जो महंगा तेल खरीदेंगे, महंगी गैस खरीदेंगे, महंगे टिकट खरीदेंगे और महंगी बिजली और खाने पीने की अशिया खरीदेंगे। और नाज़रीन, इसके ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं कि यूरोपीय और कुछ एशियाई ममालिक की एयरलाइंस के पास गर्मियों की छुट्टियों में अपने जहाज़ उड़ाने के लिए वाफर मिकदार में तेल ही नहीं होगा। बड़ी बड़ी एयरलाइंस अभी से गर्मियों के लिए अपनी हज़ारों फ़्लाइट्स कैंसिल करने का ऐलान कर चुकी हैं। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के सरबराह फातेह बरोल ने कह दिया है कि इस वक्त दुनिया को सबसे बड़े सिक्योरिटी थ्रेट का सामना है, जबकि गोल्डमैन सैक्स ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से इस साल के लिए बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों की फोरकास्ट में इजाफा कर दिया है, क्योंकि इस वक्त गल्फ ममालिक अपनी रोज़ाना की सप्लाई में से 1 करोड़ 45 लाख बैरल्स सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए मुख्तलिफ ममालिक अपनी इन्वेंट्रीज में से रोज़ाना 1 करोड़ 20 लाख बैरल्स तक इस्तेमाल कर रहे हैं। और नाज़रीन, ईरान जंग का ख़त्म होना पूरी दुनिया की मईशत के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये जंग दुनिया भर में 3 करोड़ अफराद को गुर्बत में धकेल देगी। दुनिया में फूड इनसिक्योरिटी का बहरान आने का खदशा है, क्योंकि इस वक्त दुनिया भर की मईशतों पर एक ऐसा ख़तरा मंडला रहा है जिसके ख़तरात अमरीका के लिए उतने नहीं हैं जितने दीगर ममालिक के लिए हैं। और शायद इसीलिए सदर ट्रंप नेवल ब्लॉकेड किए बैठे हैं। अमरीका तेल की पैदावार में खुद कफील है, मगर यूरोपीय ममालिक, चीन और एशिया के दीगर ममालिक नहीं हैं। और जब से ईरान जंग शुरू हुई है उस वक्त से 60 दिन में 60 अरब डॉलर्स की मालियत का तेल मार्केट में नहीं आ सका है, यानी तकरीबन 60 करोड़ बैरल्स तेल की पैदावार नहीं हुई है, या फिर वो तेल जहाज़ों में लोड होकर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में या फिर अरब ममालिक की पोर्ट्स पर फंसा हुआ है। और दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल ट्रेडिंग फर्म विटोल के सरबराह रसल हार्डी ने यह तनबीह की है कि अगर कल को जंग ख़त्म भी हो जाए और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुल भी जाए, तो भी इस जंग की वजह से मार्केट्स 1 अरब बैरल्स क्रूड ऑयल और रिफाइंड प्रोडक्ट्स की मद में खो देंगी। रसल हार्डी का यह भी कहना है कि उनके 40 साल करियर की सबसे बड़ी ऑयल डिस्ट्रप्शन है, और 90 की दहाई में जो इराक के कुवैत पर हमले के नतीजे में ऑयल शॉक आया था, वो आज के मुकाबले में बहुत छोटा था। और 1 अरब बैरल्स का मतलब है कि पूरी दुनिया जितना तेल 10 दिन में इस्तेमाल करती है वो मार्केट से गायब हो चुका है। और उसकी कमी को पूरा करने के लिए जंगबंदी के बाद भी वक्त दरकार होगा। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फातेह बरोल का कहना है कि यूरोपीय एयरलाइंस के पास सिर्फ 6 हफ्ते का जेट फ्यूल बाकी रह गया है। अगर जंग ना रुकी और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ना खुली, या फिर किसी मुतबादिल ज़रिए से इन एयरलाइंस को जेट फ्यूल ना मिला, तो फिर जून में एक तरफ छुट्टियां शुरू होंगी तो दूसरी तरफ फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही होंगी, क्योंकि जहाज़ों को उड़ाने के लिए ईंधन ही नहीं होगा। जर्मन एयरलाइन लुफ्थांजा ने मई और अक्टूबर के दरमियान अपनी 20,000 फ़्लाइट्स पहले ही कैंसिल करने का ऐलान कर दिया है, ताकि तेल की बचत की जा सके। इन 20,000 फ़्लाइट से 40,000 टन तेल की बचत होगी। इस हफ्ते भी लुफ्थांजा 150 फ़्लाइट्स कैंसिल कर चुकी है। हांगकांग की, कैथे पैसिफिक, मलेशिया की एयर एशिया, अमरीका की डेल्टा एयर और इसके अलावा एयर न्यूजीलैंड मुत्तादिद ऐसे रूट्स पर फ्लाइट्स ना उड़ाने का ऐलान कर चुकी हैं जहां नुकसान होता है। जबकि ईजीजेट और वर्जिन अटलांटिक जैसी एयरलाइंस ऐलान कर रही हैं कि इस साल वो नुकसान में जाएंगी, यानी मुनाफा नहीं कमा पाएंगी। भारतीय एयरलाइंस ने भारतीय हुकूमत को खत लिख दिया है कि अगर ईंधन की कीमतें कम ना की गई तो वो अपने ऑपरेशंस बंद करने पर मजबूर हो जाएंगी। जबकि जापानी एयरलाइंस ने अपनी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की फ्लाइट्स के लिए फ्यूल सरचार्ज $182 से बढ़ाकर $350 यानी तकरीबन डबल कर दिया है। और साउथ कोरियन एयरलाइंस ने भी फ्यूल पर सरचार्ज 80% इजाफे के साथ $383 कर दिया है। और न्यूयॉर्क से रिटर्न फ्लाइट के लिए सिर्फ एक टिकट पर यह सरचार्ज $680 होगा। जबकि हांगकांग की कैथे पैसिफिक ने फ्यूल सरचार्ज $400 तक कर दिया है। और मलेशिया की बजट एयरलाइन एयर एशिया ने किराए में 40% इजाफा कर दिया है। एयर कनाडा ने जेट फ्यूल की कीमतों में इजाफे की वजह से 2026 के लिए अपनी फाइनेंशियल गाइडेंस ही मुअत्तल कर दी है। ऑस्ट्रेलिया की क्वांटास एयरवेज और वर्जिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फ्लाइट्स कम कर दी हैं, और ये कमी तीसरी तिमाही तक जा सकती है। जबकि ईरान जंग के बाद पाकिस्तान में एयरलाइंस को एक तरफ महंगे जेट फ्यूल का सामना है तो दूसरी तरफ कम पैसेंजर ट्रैफिक का भी सामना है। और हज के अलावा बहुत कम मुसाफिर इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। और मसला ये है कि तजियाकारों का मानना है कि अगर आज जंग रुक भी जाए और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुल भी जाए, तब भी तेल की सप्लाई में शॉक के आफ्टर शॉक्स आने वाले दिनों में भी नजर आएंगे। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के सरबराह का कहना है कि सबसे ज़्यादा मुतासिर एशिया, अफ्रीका, लातीनी अमरीका के गरीब ममालिक होंगे, मगर अमीर और गरीब तमाम ममालिक ही मुतासिर होंगे। क्योंकि रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जंग के इब्तिदाई 50 दिन में 50 करोड़ बैरल्स तेल मार्केट से गायब होने का मतलब है कि पूरी दुनिया की एयरलाइंस 10 हफ्ते तक जितना तेल इस्तेमाल करती हैं उसकी सप्लाई मार्केट से निकल गई है। या फिर 50 करोड़ बैरल्स का ये मतलब है कि पूरी दुनिया की कारें 11 दिन तक बिल्कुल सफ़र ना करें।
या फिर दुनिया भर की मईशतों में इंडस्ट्री, पावर जनरेशन और दीगर इस्तेमाल के लिए 5 दिन बिल्कुल भी तेल इस्तेमाल ही ना हो। इसके अलावा 50 करोड़ बैरल्स का ये भी मतलब है कि नाजरीन कि अमेरिका की पूरी 1 महीने की तेल की डिमांड या फिर पूरे यूरोप की 1 महीने से भी ज़्यादा की तेल की डिमांड अगर मजीद आगे बढ़े तो 50 करोड़ बैरल्स का मतलब है अमेरिकी मिलिट्री की तकरीबन 6 साल की तेल की खपत यानी कंजप्शन। क्योंकि अमेरिकी मिलिट्री जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर और सबसे ज़्यादा तेल कंज्यूम करने वाली मिलिट्री है, वो रॉयटर्स के मुताबिक सालाना 8 करोड़ बैरल्स तेल इस्तेमाल करती है और ईरान जंग के इब्तिदाई 50 दिन में 50 करोड़ बैरल्स तेल मार्केट में नहीं आया। मतलब जितना अमेरिकी मिलिट्री 6 साल में तेल इस्तेमाल करती, इतना तेल मार्केट से गायब हो गया। और मजीद ये कि 50 करोड़ बैरल्स का मतलब है कि दुनिया भर की शिपिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला 4 महीने का तेल। केपलर डेटा के मुताबिक हवाई जहाज़ में इस्तेमाल होने वाले जेट फ्यूल की एक्सपोर्ट्स फरवरी में सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन और ओमान की तरफ से 19.6 मिलियन बैरल्स थी, जो मार्च में सिर्फ 4.1 मिलियन बैरल्स पर आ गई। यानी रोज़ाना 2 करोड़ बैरल्स से 41 लाख बैरल्स पर आ गई। और ये तेल की कमी इतनी बड़ी है कि जितना तेल न्यूयॉर्क और लंदन के दरमियान फ़्लाइट्स के 20,000 राउंड ट्रिप में इस्तेमाल होता है, जबकि दुनिया भर के ममालिक के पास जो तेल की इन्वेंट्रीज थी उनमें से 8.5 करोड़ बैरल्स की कमी आ चुकी है। और अप्रैल में तेल की पैदावार में यौमिया कमी 1 करोड़ 20 लाख बैरल्स तक पहुंच गई है। इसीलिए तजियाकारों का ख्याल है कि जंग खत्म होने और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुलने के बावजूद तेल की कीमतें और सप्लाई के मामला जंग से पहले वाली सूरत हाल में वापस आने में महीनों लग जाएंगे। और वो इसलिए नाजरीन क्योंकि जिन ममालिक ने अपनी इन्वेंट्रीज इस्तेमाल कर ली हैं वो वापस अपनी इन्वेंट्रीज में इजाफा करेंगे। जो बहरी जहाज़ गल्फ ममालिक से तेल लेने के बजाय अमेरिका से तेल लेने चले गए हैं या वेनेजुएला से तेल लेने चले गए हैं, उन्हें अमेरिका से, वेनेजुएला से तेल लेने और उसे ऑफलोड करके वापस आने में उस वक्त से दुगना या उससे भी ज़्यादा वक्त लग जाएगा जितना गल्फ ममालिक से तेल लाने में लगता है। और रिपोर्ट के मुताबिक इराक और कुवैत की हेवी क्रूड ऑयल फील्ड्स को नॉर्मल ऑपरेटिंग लेवल्स पर वापस आने में 4 से 5 माह लग जाएंगे, जबकि कतर के रास लफान LNG कॉम्प्लेक्स को जो ईरानी स्ट्राइक से नुकसान पहुंचा था उसकी मरम्मत में सालों लग जाएंगे, यानी एक अरसा लगेगा। सूरत हाल 28 फरवरी से पहले जैसी होने में। और नाज़रीन अभी ईरान जंग के असरात खाने पीने की अशिया पर महंगी फसलों की सूरत में आना बाकी हैं। अभी सिर्फ पेट्रोल और डीजल महंगा होने की वजह से बाकी अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्योंकि गल्फ ममालिक से आने वाले तेल के साथ साथ वहाँ से आने वाली फर्टिलाइज़र भी बंद है। दुनिया में फर्टिलाइज़र की कीमत में 80% से भी ज़्यादा का इजाफा हो चुका है। यानी एक तरफ फर्टिलाइज़र दस्तयाब नहीं है, दूसरी तरफ वो बहुत महंगी हो गई है, जिससे आइंदा बहुत बड़ा खुराक का बहरान आ सकता है। और इस सारी सूरत हाल में नाज़रीन ईरान ने अमेरिका को रिवाइज प्रपोजल भेज दिया है, पाकिस्तान के थ्रू भेजा है, मगर अब से थोड़ी देर पहले सदर ट्रंप ने यह कह दिया है कि वो इस प्रपोजल से मुतमईन नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि वो जंगबंदी से मुतालिक ईरान की नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं है। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान डील करना चाहता है, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूँ। ईरान की क़यादत बहुत बिखरी हुई है, 2 से 3 ग्रुप्स हैं, शायद 4 ग्रुप्स हों। सदर ट्रंप ने 60 दिन की वॉर पावर्स डेडलाइन को भी गैर आइनी करार दिया, क्योंकि 60 दिन हो गए हैं जंग को और अमेरिका के कानून के मुताबिक अमरीकी सदर को कांग्रेस से अप्रूवल लेना है, मगर वो कह रहे हैं ये डेडलाइन ही गैर आइनी है। आज प्रोग्राम में इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।